गाइस, आज विजय बैच लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमारा लेक्चर नंबर 3। आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन। जैसे अभी तक आप लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल गई होगी कि अपना रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर अपन ने कल कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर अपन ने लास्ट में न्यूमेरिकल करे थे। आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में या इन नोट्स से रिलेटेड भी कोई क्यूरी हो, कोई न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके डीपीपीस के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन। आज अपन सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन लेंगे। बाकी रिफ्रैक्शन में और क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, ये सब अपन ऑन गोइंग आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। लेकिन आज अपना सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सबसे पहला सवाल आता है, आप पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला आपके मन में सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। जैसे अपन रिफ्लेक्शन पढ़ा था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज, मतलब जब लाइट रे आती है और सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है तो आपने बोला था उसको रिफ्लेक्शन। ऐसे ही व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता है द फिनोमिनन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। यहाँ पाथ की जगह पे आप पाथ लिखेंगे, पाथ की जगह पे पाथ आएगा वहां पर। फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, आपने डेफिनेशन में ये कभी नहीं पढ़ा होगा अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट पाथ। अब वो डेविएट कैसे करती है, अपन ने इस जो डेफिनेशन है इसके अंदर उसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि डेविएट कैसे होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अभी अपन पढ़ेंगे कब होगा अवे टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और कब होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन अपन समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत अपन समझते हैं। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या होता है, वो अपने पाथ को थोड़ा डिविएट कर देती है, या तो नॉर्मल के पास आ जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसी फिनोमिना को आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। इसकी एक कंडीशन होती है कि लाइट रे जो है, ये जो आप मीडियम्स की बात कर रहे हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। ये दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हो सकता है किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे एयर की 1 होती है, अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो ग्लास में चली जाए, ये दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे आप बोल सकते हो ग्लास से रूबी में चली जाए, ग्लास से डायमंड में चली जाए, या ऐसा भी होता है कि कई बार दो अलग अलग मीडियम है लेकिन उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सिमिलर हो जाती है। जैसे हो सकता है कि जैसे ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.5, वाटर की होती है 1.33, में भी आप बोल सकते हो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी है 1.5, और अभी अपन एज्यूम कर लेते हैं कि केरोसिन की भी ऑप्टिकल डेंसिटी है 1.5। तो आप कभी ये नहीं करेंगे कि ग्लास से केरोसिन में चली जाए, भले ही मीडियम तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी तो सेम हो गई ना। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो गई तो रिफ्लेक्शन आप कभी नहीं देख पाओगे, तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी तो ही आप रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन चेक कर सकते हैं। अपन एक डायग्राम बनाया है जो आपकी बुक में भी होता है। ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में एयर से लाइट रे आ रही है। जब एयर से लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो अपन इस पॉइंट पे बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो अपन ने बना लिया एम एन एक नॉर्मल। लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पर एयर ही होती ग्लास की जगह, अगर यहाँ पर ग्लास नहीं होता एयर ही होती, तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर जाती। स्ट्रेट जो लाइट रे पाथ फॉलो करती है वो अपन ने डॉटेड लाइन से आपको यहाँ शो करा हुआ है, ऐसे चली जाती लाइट रे। लेकिन अब क्योंकि ग्लास है, ग्लास की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डेंसर होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। एयर ऑप्टिकली रियरर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर। तो क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो जब भी लाइट रे रियरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, रियरर से डेंसर मीडियम, काय के टर्म्स में, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में। कोई भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रियरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल।
टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट रे थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर लाइट रे डेंसर से रियरर में जाएगी तो, मतलब अगर कभी अब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रियरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको पता होना चाहिए कब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, कब लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रियरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑप्टिकली रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे इस केस में एयर से ग्लास में आ रही है, एयर ऑप्टिकली रियरर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होनी चाहिए। तो अपन ने उसको थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करा दिया, तो अब लाइट रे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। अब ये जो लाइट रे बनी है, वहां पर जब रिफ्लेक्शन होता था तो आप इस लाइट रे को बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। अब अपन यहां पर इस लाइट रे को देंगे नाम तो आर ही, लेकिन अब अपन इस आर को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो आर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये जो आर कहलाएगा, ये आपका आर कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। वहां पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल आर बनाया है आपने यहां पर, ये एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार वापस समझते हैं अपन क्या हो रहा है। अगर लाइट रे ऑप्टिकली रियर और मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अगर वो ऑप्टिकली डेंसर से रियरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रियरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रियरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब लाइट रे यहां पर स्ट्रेट आई, अब वो इस पॉइंट पे आके टकरा गई। अब वो अगर इस पॉइंट पे आके टकराई तो अब इस सरफेस के लिए ये हो गई इंसिडेंट रे। यहां पर जब अपन नॉर्मल बनाएंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल वापस से आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे को अब जाना ऐसे था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब ये ग्लास से आ रही है एयर में। ग्लास से एयर का मतलब डेंसर टू रियरर मीडियम, डेंसर टू रियरर मीडियम मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये थी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो जाएगी ऐसे क्योंकि ये है आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। और ये जो इसने एंगल बनाया है, अब ये जो फाइनल रे इमर्ज हो रही है, ये जो एंगल क्रिएट कर रही है, इसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। एक बार अपन वापस समझते हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है यहाँ पर। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ लाइट while traveling from one medium to another medium, it bends away from normal or towards the normal, deviates from its path is called as refraction। मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ को थोड़ा डेविएट कर लेती है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। यहां पर जानने वाली बात क्या है, जो मीडियम होंगे दोनों, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। बोथ द मीडियम शुड हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अपन ने एक एग्जांपल लिया ग्लास स्लैब का, उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए अगर ऑप्टिकली रियरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और ऑप्टिकली डेंसर से रियरर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। यहां अपन ने ग्लास स्लैब का एग्जांपल लिया, एयर से लाइट रे ग्लास स्लैब के ऊपर आके इंसिडेंट हुई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन ने बनाया एक नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के अपन ने एंगल को बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर लाइट रे को जाना स्ट्रेट लाइन में चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये रियरर टू डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो थोड़ी सी टूवर्ड्स द नॉर्मल ये आ गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल आई। तो अब ये जो रे बनी इसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्टेड रे। ये जो आर है ये है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको जाना स्ट्रेट लाइन में था लेकिन ये थोड़ा डेविएट हो गई, तो जितना डेविएट होगी अपने पाथ पे, आप देख पा रहे होंगे ये वाला एंगल, जितना ये डेविएट होगी आप उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको जाना स्ट्रेट लाइन में था लेकिन ये डेविएट हो गई, इसलिए जितना डेविएट हुई है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
ये इसको डेल से डिनोट करते हैं, एंगल डेल या एंगल डेल्टा। आपको अभी इसका यूज नहीं है, इसका यूज आपको क्लास 12th में प्रिज्म में आता है। तो आप बस अभी इतना याद रखेंगे, जितना वो अपने पास से डेविएट हो जाती है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये रिफ्रैक्टेड रे, ये जो स्लैब है इसकी सेकंड सरफेस पे आके इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट जो अपन ने एक नॉर्मल बनाई। तो अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फाइनली ये इमर्ज हो जाएगी यहां से। अब ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट आप बोलोगे, इसको बोलोगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कहलाएगी। अब ये जैसे जब पहली सरफेस से हो रहा था तो आपने बोला था रिफ्रैक्टेड रे, अब ये कहलाएगी इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब अब ये एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस से एयर में आ गई, मतलब अब ये इमर्ज हो गई है वापस से अपने सेम मीडियम में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इमरजेंस। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इसमें समझने लायक बहुत है, इसलिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप एक बार रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन नोट कर लिए और ये डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपन ये सब समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ने समझे थे, दो लॉज थे, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ आते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकली रियरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है ये आई होप आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जैसे अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। क्या है पहला लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ भी यही था, वहां पर बस आप इंसिडेंट रे नॉर्मल तो सेम था, वहां रिफ्लेक्टेड की जगह आप बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर आ गया रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पर सेकंड लॉ थोड़ा चेंज होता है, सेकंड लॉ को ही आप बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, नॉट ओनली फॉर क्लास 10th प्रोस्पेक्टिव बोर्ड्स बट ऑल्सो फॉर क्लास 12th प्रोस्पेक्ट। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब जो रेशियो होगा यहां वाले एंगल, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है इसके साइन एंगल का, मतलब साइन के अंदर आप ये एंगल की वैल्यू रखो, जैसे साइन थीटा होता है तो साइन एंगल ऑफ आई और साइन एंगल ऑफ आर का जो रेशियो आएगा ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट को आप बोलते हो म्यू। इसको पढ़ने का तरीका होता है म्यू। जैसे आपकी बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ, ऐसे ही आप इसको पढ़ते हो म्यू। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है म्यू। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी को आप म्यू से शो करते हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट गेट्स स्लोवर इन एनी मीडियम एज कंपेयर्ड टू दैट इन एयर और वैक्यूम। मतलब किसी भी मीडियम में लाइट कितनी धीमे हो गई है एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में, आप उसी को बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे आप अगर जमीन पे चल रहे हो हवा में तो आप बहुत आराम से चल सकते हो, वाटर में चलोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, किसी सॉलिड सरफेस पे चलोगे, मतलब सॉलिड अगर आपके सामने रखा होगा तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। ऐसे ही लाइट को भी दिक्कत आती है जब वो डेंसर मीडियम्स में चलती है, रियरर में वो फास्ट चल सकती है, डेंसर में वो स्लो हो जाती है। तो ये ही मेजरमेंट कि लाइट किसी और मीडियम में कितने गुना स्लो हो गई है एयर के कंपैरिजन में, उसी को आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाय वी। म्यू इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जब हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे तब हमने आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की वैल्यू बताई थी, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पहले भी बता रखी है, लेकिन एक बार यहाँ पर वापस अपन कंफर्म करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या होता है, v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। फिर आता है, आप यहां से देख पा रहे होंगे सी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, चाहे वो एयर में वैक्यूम में, सी की वैल्यू तो एयर और वैक्यूम की कांस्टेंट ही रहेगी ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपन यहां वाले फॉर्मूले से बोल सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब म्यू जो आपका होता है किसी भी मीडियम का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस मीडियम में उस लाइट की कितनी स्पीड है। अगर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो म्यू कम होगा, म्यू ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी। इसको आप कैसे समझेंगे, अगर मैं ज्यादा तेज चल पा रहा हूं
तो उस मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो कम होगी, और अगर मैं बहुत धीमे चल पा रहा हूं तो उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, अगर मैं म्यू बढ़ाऊंगा तो वी कम हो जाएगा, और म्यू घटाऊंगा तो वी बढ़ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट म्यू की वैल्यूज होती हैं जो आपको मिनिमम ये 3 वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। जैसे एयर के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1, ग्लास के लिए होती है 1.5, वाटर के लिए होती है 1.33। आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करी है, जैसे अपन फॉर एयर की बात करें तो म्यू फॉर एयर क्या लिखेंगे, सी, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में वी। वी मतलब एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, एयर के अंदर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, वो 3 × 10⁸ मतलब सी होती है। तो सी बाय सी कैंसिल होके 1 बचेगा, तो म्यू ऑफ एयर आता है 1। ऐसे ही ग्लास के लिए आता है 1.5, वाटर के लिए आता है 1.33। अब आता है डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस किस बात पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर होती है। पहला पॉइंट आता है आपका टेम्परेचर का, सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट आता है आपका टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई भी चीज अगर 1 अपॉन में इस साइन के, ये साइन जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि ये चीज बढ़ाओगे तो ये चीज भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये 1 अपॉन में लिखा रहता है तो अपन इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये चीज बढ़ाऊंगा तो ये चीज घट जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आपका म्यू कम हो जाता है, और टेम्परेचर घटाता हूं तो म्यू बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जनरली, आप कभी भी किसी हलवाई की दुकान पे खड़े होते हैं या अपन किसी स्नैक्स की दुकान पे खड़े होते हैं, तो जब उनकी फ्लेयर चल रही होती है, वो स्टोव की गैस चल रही होती है, तो जब अपन वो गैस के थ्रू देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि एयर वेवर कर रही हो, वेव्स की जैसे, वाटर वेव्स की जैसे वेवर कर रही हो। वो ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण ही होता है। फिर आता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अपन ने ये वाला पॉइंट यहां पर समझ लिया है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। म्यू बढ़ाओगे तो v कम हो जाएगा, म्यू कम करोगे तो v बढ़ जाएगा। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अपन ने अगर लिखा है μ21, μ21 का मीन होता है μ2 अपॉन में μ1। अब μ21 क्या बता रहा है आपको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये रिलेटिव है, मतलब किसी के कंपैरिजन करके निकाला गया है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपन इसको। जिसे इस केस में इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। म्यू को पढ़ने का तरीका उल्टा होता है। जैसे अपन नॉर्मली पढ़ते तो अपन पहले 1 पढ़ते, फिर म्यू पढ़ते, फिर 2 पढ़ते, लेकिन इसमें अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जो आगे लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो, और जो पीछे लिखा रहता है उसके लिए आप निकालते हो। मतलब अगर मेरे को 2 का निकालना है तो मैं लिखूंगा μ21, अगर मेरे को 1 का निकालना होता तो मैं लिखता μ12। मतलब जो भी पीछे लिखा रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकाल रहा हूँ, और आगे जो लिखा रहेगा उसके कंपैरिजन में निकाल रहा हूँ। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी हमको कमेंट सेक्शन में स्टेप लिख सकते हैं कि प्रॉपर टॉपिक का नाम, और आप बता सकते हैं हमको इस स्टेप को और इलेबोरेटेड फैशन में चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है देखना, अब आप समझिएगा। μ21 मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं μ21 को स्पीड ऑफ लाइट, जैसे μ2 है तो अपन इसको लिख लेते हैं। μ2 को मैं क्या लिख सकता हूं, c अपॉन में v इन टू अपॉन में 1 को लिख सकता हूं मैं c अपॉन में v1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यही तो होता है म्यू का फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अपन ने μ2 को लिख लिया c अपॉन में v2, और μ1 को लिख लिया c अपॉन में v1। आप देख पा रहे होंगे ये c से ये वाला c तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन के अपॉन वाली जो टर्म होती है, अपॉन के अपॉन वाली टर्म मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो अपन इसको लिखेंगे v1 अपॉन में v2। तो अपने यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, μ21 इक्वल टू v1 अपॉन में v2, या अपन इसी को ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू v1 अपॉन में v2। मतलब अगर आपको कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाए तो आप इस वे में भी लिख सकते हैं, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो इस वे में आ जाएगा ये। अगर कभी आपसे ऐसे आ जाए म्यू जी ए, मतलब म्यू जी ए, इसको पढ़ने का तरीका वैसे तो म्यू ए जी होता है, तो इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप इसको लिखेंगे म्यू जी अपॉन में म्यू है, म्यू जी अपॉन में म्यू है, मतलब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखने का तरीका होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये सारे तरीके आपको आने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खास करके आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो आते ही आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कभी अगर आपको एग्जाम में आते हैं, अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो आप 2 लॉ लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स में आते हैं तो आप एटलीस्ट ये डायग्राम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी आप अच्छे से समझ लीजिए। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर इतना ही होता है। इंट्रोडक्शन में अपन रिफ्रैक्शन में इतना ही समझ सकते हैं। इसके अलावा अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंसेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस की 2 फोकाइज होती है, जैसे आपने मिरर की एक ही फोकस पढ़ी थी, लेंस में 2 फोकाई होते हैं। लेंस के टाइप भी पढ़ेंगे अपन कि लेंस कैसा है, बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव, बाय कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसे और बहुत सारे टाइप के अपन लेंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी कराएंगे, फिर पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला आएगा। आप इतना नोट करके रखिए जब तक और इतने को रिवाइज करिए।